जी सर। आइए सर, नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं आज हम। इनकम अंडर द हेड सैलरी। सर देखिए, एज पर इनकम टैक्स एक्ट कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो इंडिया में इनकम अर्न करता है ना, उसको इनकम 5 हेड से हो सकती है। पहला, इनकम अंडर द हेड सैलरी। दूसरा होता है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा होता है हमारे पास इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। चौथा होता है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। और लास्ट होता है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। तो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेस, देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। इनकम के 5 हेड्स होते हैं सर। सैलरी के बारे में हमें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 15 to 17 में बताया गया है। हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 to 27 में बताया गया है। पीजीबीपी सेक्शन 28 to 44 डी में बताया गया है। कैपिटल गेन्स सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 to 55 कैपिटल ए में बताया गया है। और अदर सोर्सेस सेक्शन 56 to 59 में बताया गया है। ठीक है। तो अब सर हमारे पास देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। आज हम अपना पहला हेड स्टार्ट करने जा रहे हैं सर बैच में, इनकम अंडर द हेड सैलरी। सर जब भी हम किसी पर्टिकुलर हेड में इनकम पर टैक्स लगाते हैं ना, तो इनकम टैक्स एक्ट कुछ बातें कॉमन तरीके से बताता है। जैसे सबसे पहले हमें यह बताता है कि इस पर्टिकुलर हेड में कौन सी इनकम को कवर किया जाएगा। वो कौन सी इनकम्स हैं जो हम इस पर्टिकुलर हेड में कवर करेंगे। जैसे मीनिंग मीनिंग ऑफ इस पर्टिकुलर हेड, इसे हम ना बेसिस ऑफ चार्ज कहते हैं सर। बेसिस ऑफ चार्ज मतलब इस पर्टिकुलर हेड में आप कौन सी इनकम को कवर करेंगे। जैसे हम अपने पास सैलरी पढ़ने जा रहे हैं, सैलरी का बेसिस ऑफ चार्ज हमें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 15 में बताया गया है। सेक्शन 15 हमें बताता है कि सैलरी में कौन सी इनकम्स को कवर किया जाएगा। ये कहता है सर, एनी इनकम अराइजिंग इन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। सर कोई भी ऐसी इनकम जो हम अर्न कर रहे हैं किसमें, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप में, इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। तो सैलरी में कौन सी इनकम पे टैक्स लगाएंगे। सर उन इनकम्स पे टैक्स लगाएंगे जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप में अर्न की जा रही है। अब सवाल ये उठता है सर, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप क्या होती है। तो सर इसको भी इनकम टैक्स एक्ट डिफाइन करता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप का मतलब होता है रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट। सर रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट। सर मास्टर और सर्वेंट की जो रिलेशनशिप होती है ना, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। ठीक है। सर ये मास्टर एंड सर्वेंट की रिलेशनशिप क्या होती है, ध्यान से देखिए प्लीज। मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप।
सर मास्टर सर्वेंट की रिलेशनशिप का मतलब है यहां पर एक मालिक होता है और दूसरा नौकर होता है। सर मालिक और नौकर से मतलब क्या है? तो इनकम टैक्स एक्ट ना इस बात को क्लैरिफाई करता है। वो कहता है सर मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप का मतलब है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर पर्सन है जो जो मास्टर है, मास्टर मालिक, ठीक है, और दूसरा पर्सन कौन है? वो है सर्वेंट, नौकर। अच्छा, अब ये मास्टर और सर्वेंट के बारे में पता कैसे चलेगा? इनकम टैक्स क्या कहता है सर, मास्टर सर्वेंट की रिलेशनशिप का मतलब होता है जब हमारे पास कंट्रोल हो ओवर द मेथड ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है सर, आपका ना कंट्रोल होना चाहिए किस पर? सर मेथड ऑफ डूइंग वर्क पर। इफ यू हैव कंट्रोल ओवर द मेथड ऑफ डूइंग वर्क। सर अगर हमारा कंट्रोल होता है काम पर नहीं, काम के करने के तरीके पर। ठीक है, आपका कंट्रोल है किस चीज पर? काम को करने के तरीके पर, मेथड ऑफ डूइंग वर्क। सर एक बात बताऊं, देखिए वर्क पर हमेशा हमारा कंट्रोल होता है। आप अगर किसी को पैसे दे रहे हैं ना और काम करवा रहे हैं, तो जो आप काम करवाएंगे ना सर, काम, उस पर हमेशा आपका कंट्रोल होगा। सर अगर मैं किसी के पास जाऊं कुछ काम करवाने के लिए और उसको पैसे दूं, तो काम क्या करना है ये तो मैं बताऊंगा ना, वो थोड़ी बताएगा काम क्या करना है। काम तो मैं बताऊंगा सर, लेकिन काम किया कैसे जाएगा ये कौन डिसाइड करेगा? सर अगर ये मेरा एम्प्लॉय है तो मैं डिसाइड करूंगा, और अगर एम्प्लॉय नहीं है तो सर फिर ना ये पर्सन खुद डिसाइड करेगा। ठीक है सर, अगर कोई मेरा एम्प्लॉय होता है तो मैं डिसाइड करता हूं कि वो काम कैसे करेगा। यही बात इनकम टैक्स एक्ट मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप में बताना चाह रहा है। मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप का मतलब है आपका कंट्रोल है ओवर द मेथड ऑफ डूइंग वर्क। आपका कंट्रोल है ओवर द मेथड ऑफ डूइंग वर्क। व्हेन वी हैव कंट्रोल ओवर द मेथड ऑफ डूइंग वर्क, काम कैसे किया जाएगा ये मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इस केस में हमारा कंट्रोल है सर काम पर। और अगर मान लीजिए हमारा काम पर कंट्रोल नहीं है तो, सॉरी, मेथड पे कंट्रोल नहीं है तो सर फिर ये हमारे पास सैलरी में टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। एक एग्जांपल के जरिए बात समझते हैं सर। सर मान लीजिए एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, इसको ना अपने अकाउंट्स बनवाने हैं, अकाउंट्स। इन्होंने क्या करा, इन्होंने मिस्टर ए को अपने पास जॉब पर रख लिया। मिस्टर ए इनके अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट। ठीक है, मिस्टर ए इनके अकाउंटेंट हैं। ये इनको सैलरी देते हैं सर 50,000 रुपये महीना। सीनियर अकाउंटेंट है कंपनी के मिस्टर ए। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। पर्सन है मिस्टर पी, ये पार्टनर है, पार्टनर पी क्यू आर एंड कंपनी के। मिस्टर पी क्यू आर एंड कंपनी के पार्टनर हैं। सर इनको भी सैलरी मिल रही है, पार्टनर को भी तो सैलरी मिलती है सर। 1 लाख रुपए महीने की। और सर तीसरा, हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थी मिसेस निर्मला सीतारमन। अब सर नई गवर्नमेंट में कौन फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा ये तो सरकार बनने के बाद पता चलेगा, है ना।
अभी तक मिसेस निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थी, ठीक है सर। ये ना एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनको भी तो सैलरी मिलती है, 2-2.5 लाख रुपए के करीब सैलरी होती है सर, मान लीजिए 2 लाख पर मंथ, ठीक है सर। बताइए, मैंने आपके सामने 3 एग्जांपल्स लिखे, इन तीनों ही केसेस में सैलरी मिल रही है। मिस्टर ए अकाउंटेंट है, इन्हें सैलरी मिल रही है। मिस्टर पी पार्टनर है, इन्हें भी सैलरी मिल रही है। और मिसेस निर्मला सीतारमन, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन्हें भी सैलरी मिल रही है। बताइए, इनमें से कौन सी सैलरी हमारे पास सैलरी मानी जाएगी और सैलरी में टैक्सेबल होगी? सर तीनों। फर्स्ट वाले, ओनली वन। तो क्या सर इन फर्स्ट तीनों वाला को सर। हम सैलरी में टैक्सेबल कर दें? तो आइए एक एक करके देखते हैं। सर देखिए, सैलरी में इनकम को टैक्सेबल करें, इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि देयर मस्ट बी कंट्रोल। सर काम पे नहीं, काम को करने के तरीके पर। सर मिस्टर ए कंपनी के अकाउंटेंट हैं, अकाउंट्स बनाएंगे। बताइए, अकाउंट्स कैसे बनाए जाएंगे, इसका मेथड कौन बताएगा? अकाउंट्स बनाने का मेथड कौन बताएगा? सर मिस्टर ए अकाउंटेंट है ना, ये अकाउंट्स कैसे बनाएंगे, ये कंपनी बताएगी। अकाउंट्स बनाने के अलग अलग मेथड होते हैं सर। अकाउंट्स बनाने का एक मेथड होता है डबल एंट्री बुक कीपिंग, एक होता है सिंगल एंट्री बुक कीपिंग। अब बताइए, अकाउंट्स डबल एंट्री पे बनने चाहिए या सिंगल एंट्री पर? ओनर डिसाइड करेगा ये। जी सही बात है सर। कंपनी ने कहा सर हम तो सिंगल एंट्री पे बनाना चाहते हैं। वैसे कंपनीज ना डबल एंट्री बुक कीपिंग फॉलो करती हैं, सिंगल एंट्री फॉलो नहीं कर सकती, लेकिन कंपनी ने कहा नहीं हम तो सिंगल एंट्री फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है। अब बताइए, ये डबल एंट्री पर बनाएंगे या सिंगल एंट्री पर? सिंगल पर बनाएंगे सर। तो अगर कंपनी कह रही है कि सिंगल एंट्री, तो मिस्टर ए को बनाना पड़ेगा सिंगल एंट्री, ठीक है। अगर मिस्टर ए कहे नहीं सर सिंगल एंट्री पर नहीं, मैं डबल एंट्री पर बना के दिखाता हूं, बहुत ही सुंदर अकाउंट, बहुत बढ़िया, ठीक है। कंपनी ने इनसे कहा सिंगल एंट्री फॉलो करो, इन्होंने कहा नहीं मैं तो डबल एंट्री करूंगा, तो क्या होगा बताइए? सर मैं बताता हूं, कंपनी इनको निकाल देगी, कहेगी बेटा तुम घर बैठो, तुम रहने दो, ठीक है, हम किसी और से बनवा लेंगे। अगर एम्प्लॉयर मुझे किसी काम की इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो मुझे वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। सर क्या चीज बता रहे हैं सर? सर सैलरी स्टार्ट किया है, इंट्रो चल रहा है सर। जी मैं ये बता रहा था सर कि इनकम अंडर द हेड सैलरी में इनकम पता है कब टैक्सेबल होती है? व्हेन देयर इज कंट्रोल ओवर द मेथड ऑफ डूइंग वर्क। जब हमारा कंट्रोल होता है काम को करने के तरीके पर, व्हेन देयर इज कंट्रोल ओवर द मेथड ऑफ डूइंग वर्क, जब भी हमारा कंट्रोल हो किसी भी काम को करने के तरीके पर, देन दिस इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, ठीक है। तो सैलरी का बेसिस ऑफ चार्ज क्या कहता है? हमारा कंट्रोल होना चाहिए काम को करने के तरीके पर। तो मिस्टर ए अकाउंट्स कैसे बनाएंगे, इस पर हमारा कंट्रोल है, और कंट्रोल है ना, दिस इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, ठीक है। क्योंकि इस पर हमारा कंट्रोल है, इसलिए दिस इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, ठीक है सर। इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, सोचिए। मिस्टर पी के एग्जाम्पल पर आता हूं। मिस्टर पी एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं, पार्टनरशिप फर्म इनको सैलरी दे रही है, ठीक है। बताइए, क्या मिस्टर पी पर हमारा कंट्रोल है? क्या पार्टनरशिप फर्म का पूरा कंट्रोल है पी पर? और जैसे पार्टनरशिप फर्म कहेगी पी उसी तरह से काम करेंगे? जी सर। जी तो मैम ऐसा नहीं है, पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, पार्टनर फर्म का मालिक होता है, ठीक है। ऐसे में पार्टनरशिप फर्म इसको इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकती कि ये काम कैसे करेगा, जैसे पी का मन करेगा वैसे करेगा।
ठीक है भाई, हमने मिस्टर ए से कहा सिंगल एंट्री फॉलो करो, इन्होंने नहीं करा, हमने उनको निकाल दिया, तो मिस्टर पी को निकाल देंगे क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? पी इज द ओनर, पी इज द ओनर, तो पी अपने अपने हिसाब से काम करेगा, पी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। यहां पर हम पी को कंट्रोल नहीं कर रहे, तो ऐसे में ना हमारे पास देयर इज नो कंट्रोल, और क्योंकि देयर इज नो कंट्रोल, इसलिए इसलिए इनकम टैक्स एक्ट कह रहा है कि यहां पर जो टैक्स चार्ज किया जाएगा वो टैक्स हम अपने पास ना सैलरी में चार्ज नहीं करेंगे। टैक्स तो चार्ज करेंगे, सैलरी में नहीं करेंगे। देयर इज नो कंट्रोल ओवर द मेथड ऑफ डूइंग वर्क। पी काम कैसे करेंगे, पी विल डिसाइड, पी अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो ये इनकम सैलरी इनकम नहीं है, तो इस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? टैक्स तो लगेगा, पीजीबीपी में लगेगा। पार्टनर को दी जाने वाली सैलरी सैलरी नहीं होती, ये बिजनेस इनकम होती है, क्योंकि हमारा ना कोई कंट्रोल नहीं है इस केस में। ठीक है, देर इज नो कंट्रोल ओवर द मेथड ऑफ डूइंग वर्क बाय पार्टनर। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए मिसेस निर्मला सर सीतारमन का पार्टनर एग्जाम्पल। कहीं ना कहीं बाउंड तो होता ही है का, मतलब दूसरे पार्टनर के काम करने के तरीके से फ्रीली तो काम नहीं कर सकता ना वो कहीं भी। नहीं मैम, कर सकता है। मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें 3 पार्टनर हैं, पी क्यू आर। क्यू और आर बड़े मेहनती हैं, रोज सुबह 9 बजे दुकान पर आते हैं और रात तक बेचारे काम करते हैं, शाम को 9 बजे दुकान बंद करते हैं, 12 घंटे पूरी मेहनत करते हैं। मिस्टर पी जो है ना, ये थोड़े आलसी टाइप के हैं, ये सुबह में देर से सोकर उठते हैं, 11 साढ़े 11 12 बजे उठते हैं, 1 बजे आते हैं दुकान पर, 2 बजे लंच करते हैं, फिर लंच के बाद फिर 1 घंटा सोते हैं, और 5 बजे कहते हैं ठीक है भाई चलता हूं। अब बताइए क्या करूं, निकाल दूं पार्टनर को? तो मैम क्यू और आर ना इनसे झगड़ा तो कर सकते हैं, इनको निकाल नहीं सकते। हाँ, वो ये कह सकते हैं जी पार्टनरशिप बिजनेस बंद, हमें पार्टनरशिप में काम नहीं करना। वो ये नहीं कह सकते पी से कि भाई पी हम तुम्हें निकाल देंगे। पार्टनर को निकाला नहीं जा सकता। हाँ, पार्टनर से रोज झगड़ा किया जा सकता है कि भाई तुम जल्दी आओ और देर से जाओ, ठीक है, लेकिन किसी भी हालत में ये पी को फोर्स नहीं कर सकते। इशू ये है, मान लीजिए इन्होंने पी से झगड़ा किया, पी ने इनकी बात मानी ही नहीं, तो करूंगा क्या? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप भी तो होना चाहिए ना। अगर ये मेरी बात नहीं मान रहा, मैं क्या करूं? कुछ भी नहीं कर सकता, इसको निकाला थोड़ी जा सकता है। एक पार्टनरशिप फर्म में 40 पार्टनर थे, 39 पार्टनर्स मिलकर चाहते हैं कि 40th पार्टनर को निकाल दें। बताइए निकाल दें? नॉट पॉसिबल। ये हमारे पार्टनर है, मालिक है बिजनेस का, इसको निकालना नहीं जा सकता। हाँ, एक काम हो सकता है, अगर ये बार बार इस तरह का काम कर रहा है जिससे हमें लगता है कि पार्टनरशिप फर्म को नुकसान हो रहा है, तो मैं कोर्ट में जा सकता हूं इसके अगेंस्ट, और जज साहब से कह सकता हूं सर, अगर ये पार्टनर रहा ना, ये बर्बाद करा देगा सबको, इसको निकाल दो प्लीज। जज साहब निकाल सकते हैं, पार्टनर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर पर किसी का कोई कंट्रोल है ही नहीं, और कंट्रोल नहीं है, इसीलिए इसीलिए तो हम कह रहे हैं दिस इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, दिस इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। मैम पॉइंट क्लियर है? जी सर। अब हम आते हैं हमारी वित्त मंत्री मिसेस निर्मला सीतारमन के ऊपर। सोचिए, क्या इन पर किसी का कंट्रोल है? क्या फाइनेंस मिनिस्टर पर किसी का कंट्रोल होता है? क्या एक नॉर्मल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर किसी का कंट्रोल होता है? क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है? जी सर बताइए, जो हमारे एमपीज होते हैं, क्या इन पे सरकार का कंट्रोल होता है? मैं बताता हूं सर,
नहीं होता। सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स पर सरकार का कंट्रोल नहीं होता, बल्कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही सरकार होते हैं। सर अभी देखिए परसों इलेक्शंस का रिजल्ट आया, हमारे यहाँ 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए, ठीक है ना। अब इन 543 में से कोई सरकार बनेगी, ठीक है। अब सरकार किसकी बनेगी ये तो देखते हैं अभी, ठीक है ना। अब भाई दोनों पार्टियां कह रही हैं हमारी बनेगी हमारी बनेगी, एनडीए कह रहे हैं हमारी बनेगी, इंडिया वाले कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी। तो ये सरकार बनेगी कैसे? सर 543 में से जिसके पास भी 272 एमपीज का सपोर्ट होगा उसकी सरकार बन जाएगी, ठीक है। तो ये एमपी सरकार के अंडर में नहीं होते, एमपी खुद ही सरकार होते हैं, इन्हीं से मिलकर सरकार बनती है। 272 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर मान लीजिए किसी को फेवर कर दें, उस पर्टिकुलर पर्सन की सरकार बन जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये किसको फेवर करते हैं, ठीक है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, इनके मिलने से ही सरकार बनती है। ऐसे में हमारे पास ना इन पर कोई कंट्रोल नहीं है, नो कंट्रोल। ये अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में काम करते हैं, और क्योंकि इन पर कंट्रोल नहीं होता, ये अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में काम करते हैं, इसलिए इनको मिलने वाली सैलरी जो होती है ना, दैट इज नॉट सैलरी, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस। इस इनकम के ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा ना, वो टैक्स लगाया जाएगा अंडर द हेड अदर सोर्सेस, ठीक है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो हम सैलरी दे रहे हैं, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज, ठीक है। यहां पे कोई कंट्रोल नहीं है, और क्योंकि कंट्रोल नहीं है इसलिए ये इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं की जाएगी। सर यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज पहले। सर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। ठीक है सर, चलिए आगे। हाँ जी, तो देखिए सबसे पहले हमने पता है क्या बात की, हमने पहले बात की बेसिस ऑफ चार्ज की। बेसिस ऑफ चार्ज हमें क्या बताता है? देखिए जब भी हम किसी पर्टिकुलर हेड में इनकम पे टैक्स लगाते हैं ना, हमें तीन बातें देखनी होती हैं। पहली होती है बेसिस ऑफ चार्ज। बेसिस ऑफ चार्ज मतलब ये इस पर्टिकुलर हेड में कौन सी इनकम को कवर किया जाएगा। जैसे हमने कहा सैलरी, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में जो इनकम होगी ना, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। अब दूसरी बात वो होती है मेथड ऑफ अकाउंटिंग। सर जो पेंशन जी होती सर। है ये कौन से हेड में आएगी फिर? पेंशन सर जो होती है। पेंशन भी सैलरी में ही आएगी। सर बताइए जब पेंशन मिलती है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है या नहीं होता? तो जब सेम पर्सन को मिलती है ना, तो सैलरी भी होती है, और अदर्स को मतलब फैमिली पेंशन होती है, तो वो अदर सोर्सेज में आती है ना। जी मैम, फैमिली पेंशन अदर सोर्सेज में होती है। सर मैं कह रहा था एक पर्टिकुलर पर्सन मिस्टर ए, इन्होंने कंपनी में जॉब की, कंपनी नहीं सरकार के पास जॉब की। भाई कंपनी तो देखिए देती नहीं पेंशन, अब तो सरकार भी नहीं देती, ओल्ड पेंशन सिस्टम में देती थी, अब न्यू में तो देती नहीं। तो गवर्नमेंट के पास एक आदमी ने काम किया, मान लीजिए 20 साल 25 साल 30 साल, और 30 साल काम करके रिटायर हो गए, है ना। जब तक काम करते रहे तब तक मिलती रही सैलरी, और रिटायर होने के बाद मिलेगी पेंशन। अब एक बात बताइए सर, ये जो पेंशन दी जा रही है ये क्यों दी जा रही है? सर ये इसलिए दी जा रही है क्योंकि मैंने 30 साल काम किया। सर ये मिल रही है आफ्टर रिटायरमेंट, रिसीव हो रही है आफ्टर रिटायरमेंट, लेकिन मिल क्यों रही है बताइए? रिसीव फॉर वर्क डन बिफोर रिटायरमेंट।
सर सर, इस पे रिटायरमेंट से पहले मैंने जो काम किया था, मिल तो उसकी वजह से रही है ना, ठीक है सर, इस पे सर। कंट्रोल वाला जो है वो चीज तो नहीं रहेगी ना कि कंट्रोल, जैसे कि अगर कोई भी ये इस तरह का काम करता है पेंशनर, तो उसकी जी पेंशन बंद कर देगी क्या? नहीं सर, देखिए पेंशनर को जो पेंशन मिल रही है ना, वो रिटायरमेंट के बाद के पीरियड में मिल रही है, लेकिन मिल रही है क्योंकि उसने काम किया था एम्प्लॉयर के लिए। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप तो एग्जिस्ट करता था, ठीक है ना। अब वो मेरा एम्प्लॉयर नहीं है, ठीक है, लेकिन सर पैसे मुझे इसीलिए दे रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी 20 साल 25 साल 30 साल काम कर चुका हूं। तो अब जो हमें अपने पास सैलरी मिल रही है ना, वो मिल अभी रही है, लेकिन उसका रीजन जो है ना, वो मेरा पास्ट वर्क है। इसीलिए इनकम टैक्स क्या कहता है सर, क्योंकि ये पास्ट वर्क की वजह से मिल रही है, इसलिए ये आपके पास आपके लिए टैक्सेबल की जाएगी अंडर द हेड सैलरी। सर आज रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉयर का मेरे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन रिटायरमेंट से पहले तो मेरा कंट्रोल था ही ना। रिटायरमेंट से पहले मैं कोई काम थोड़ी कर सकता था। सर आप आज जॉब में हैं, आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते, आप कहीं कोई दूसरी नौकरी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आप जॉब में हैं सर, है ना। गवर्नमेंट ने आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, तो आपको जो पैसे दे रहे हैं वो सैलरी, और इस पीरियड की सैलरी के बदले जो पेंशन मिलेगी, दैट इज ऑल्सो इनकम अंडर द हेड सैलरी। वो मिलेगी रिटायरमेंट के बाद। रिटायरमेंट के बाद एक तरह से देखा जाए तो मेरे ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाएगा सर, लेकिन वो पैसे मिल बाद में रहे हैं, उसका जो रिलेशन है वो पास्ट पीरियड से है सर। जो प्रीवियस वर्क है उसकी वजह से पेंशन मिल रही है, इसीलिए इसको हम सैलरी हेड में ही टैक्सेबल करते हैं। सर पॉइंट क्लियर है सर? सर, हाँ, लेकिन अभी जैसे अभी मैम कह रही थी, वो बहुत वैलिड पॉइंट था। कई बार ऐसा होता है सर, एक पर्टिकुलर पर्सन मिस्टर ए गवर्नमेंट जॉब में है, जब ये रिटायर होंगे इन्हें पेंशन मिलने लगेगी। लेकिन सर मैं ये बता रहा था, कभी कभी ऐसा भी तो होता है, एम्प्लॉय की डेथ हो गई, मिस्टर ए डाइट, अब मिस्टर ए के बाद ना मिसेज ए को फैमिली पेंशन मिलनी शुरू हो गई। सर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ के बाद ना, उसकी जो फैमिली होती है, उसकी जो स्पाउस होती है, ठीक है, वाइफ को पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। ऐसे में सोचिए, ये जो वाइफ को पेंशन मिल रही है, क्या वाइफ के साथ भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप थी? सर वाइफ के साथ तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं थी। तो अब ये जो वाइफ को पेंशन मिल रही है ना, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस। हम डिस्कस करेंगे सर अदर सोर्सेज में। फैमिली पेंशन अदर सोर्सेज की इनकम होती है, और जो हमें अपने पास पेंशन मिल रही है एम्प्लॉय के हैंड्स में, वो सैलरी की इनकम होती है। पेंशन रिसीव बाय एम्प्लॉय, ये सैलरी इनकम होती है। रिसीव बाय स्पाउस, ये होती है फैमिली पेंशन, टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस। ये अदर सोर्सेज में टैक्सेबल की जाएगी। जी सर, तो मैं ये बता रहा था कि देखिए, हमारे पास हमने सबसे पहले बात की बेसिस ऑफ चार्ज की। बेसिस ऑफ चार्ज हमें क्या बताता है? बेसिस ऑफ चार्ज हमें ये बताता है कि हमारी इनकम कौन से पर्टिकुलर हेड में जाएगी। अभी अभी हमने डिस्कस किया, सैलरी में इनकम कब टैक्सेबल होती है? व्हेन देयर इज कंट्रोल ओवर द मेथड ऑफ डूइंग वर्क। अच्छा, अब नेक्स्ट, मेथड ऑफ अकाउंटिंग। मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या बताता है? सर मेथड ऑफ अकाउंटिंग ये बताता है कि आपको सैलरी इनकम पे टैक्स लगाना है। तो आप सैलरी इनकम पे टैक्स लगाएंगे कब?
आप कौन से ईयर में टैक्स लगाएंगे? सर देखिए, अकाउंट्स बनाने के ना दो मेथड्स होते हैं। एक होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक होता है सर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस को ना मर्केंटाइल सिस्टम भी कहते हैं सर। मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, मैं ये बता रहा था, हम जब अपने पास अकाउंट्स बनाते हैं, हम अकाउंट्स बना सकते हैं कैश बेसिस पर। कैश बेसिस का मतलब है कि पैसों का आना इनकम और पैसों का जाना एक्सपेंस। मनी रिसीव्ड को इनकम माना जाएगा और मनी पेड को एक्सपेंस। अब इशू ये है, एक्रूअल बेसिस क्या कहता है? एक्रूअल बेसिस कहता है कि आपने वर्क कर दिया, ये है इनकम। हमने दूसरों के लिए काम किया, सर हमने जो दूसरों के लिए काम किया, ये क्या है? एक्रूअल बेसिस कहता है इनकम है। पैसे मिले या ना मिले, मान लीजिए वी परफॉर्म वर्क, फॉर अदर्स, इसे इनकम माना जाएगा वेदर मनी रिसीव्ड और नॉट, है ना। और सर मान लीजिए समवन परफॉर्म एनी वर्क फॉर अस, किसी ने हमारे लिए कोई काम किया, इसे माना जाएगा एक्सपेंस वेदर मनी पेड और नॉट। सर कैश बेसिस में ना पैसे के आने को इनकम मानते हैं, पैसे के जाने को एक्सपेंस। एक्रूअल बेसिस में ये नहीं देखते कि पैसे आए या नहीं आए, या पैसे गए या नहीं गए। एक्रूअल बेसिस में हम ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने अपने पास काम किया या नहीं किया। अगर मैंने किसी के लिए काम कर दिया, इनकम हो गई सर। किसी ने मेरे लिए काम कर दिया, एक्सपेंस हो गया सर। ठीक है, तो कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। अब इशू ये है कि सर मैं ना इनकम अंडर द हेड सैलरी निकालना चाहता हूं, इसका मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या होगा? मैं इनकम अंडर द हेड सैलरी निकालना चाहता हूं, इसका मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या होगा? एक एग्जांपल के जरिए बात को समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए सर, एक पर्सन थे मिस्टर ए, XYZ लिमिटेड में अकाउंटेंट की पोस्ट पर काम कर रहे थे। सैलरी थी 75,000 पर मंथ, 75,000 रुपीज पर मंथ। हाँ जी बताइए, मिस्टर ए की इनकम कितनी? सर 75,000 रुपये महीना है, एक साल के कितने हो गए? 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए एक साल की इनकम हो जाएगी। सर फर्स्ट केस खत्म हो गया, सेकंड पे देखिए। इंडिपेंडेंट केसेस हैं, तीनों का आपस में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। सर मिस्टर ए ना एक कंपनी में जॉब कर रहे थे,
पैसे मिले ना 75,000 रुपए, ठीक है, पर मंथ। हुआ क्या, कंपनी ने क्या करा, इनको 8 महीने सैलरी दी। काम तो इन्होंने 12 महीने किया, 8 महीने पैसे दे दिए, 6 लाख रुपए। फिर इनसे कहा बेटा 4 महीने के ना पैसे नहीं है हमारे पास, बाद में ले लेना। ये सैलरी आउटस्टैंडिंग है, बाद में दूंगा सर, बाद में, अभी है नहीं पैसे। कंपनी ने कहा बेटा हालात थोड़े खराब हैं, कोरोना चल रहा है, ये 4 महीने की सैलरी अगले साल में ले लेना, ठीक है। पैसे कितने मिले, 6 लाख। कितने मिलने हैं, 3 लाख, ठीक है। सर थर्ड केस, ये भी खत्म हो गया। थर्ड केस, सर मिस्टर एक कंपनी में जॉब कर रहे थे, 75,000 रुपये महीना सैलरी थी, 12 महीने के 9 लाख रुपए मिल गए इनको। फिर इन्हें ना सर कुछ पैसों की जरूरत थी, ये अपने एम्प्लॉयर के पास पहुंचे, कहने लगे सर थोड़े से ना पैसे चाहिए। एम्प्लॉयर ने कहा क्या चाहते हो, उधार। इन्होंने कहा नहीं, उधार तो चुकाना पड़ता है। एम्प्लॉयर ने कहा फिर ऐसे कौन से पैसे होंगे भाई जो चुकाने ना पड़े। इन्होंने कहा सर मेरी 2 महीने की सैलरी एडवांस में दे दीजिए, 2 महीने अगले काम करूंगा, पैसे नहीं लूंगा, आप सैलरी दे दीजिए, अभी काम अगले 2 महीने करके पैसे बराबर कर दूंगा। एम्प्लॉयर ने कहा बेटा क्या बात कर दी यार, तुम तो हमारे इतने पुराने एम्प्लॉय हो, और फौरन 1.5 लाख रुपए दे दिए, ठीक है। सर 3 अलग अलग केसेस मैंने लिखे। पहले केस में 9 लाख सैलरी है, 9 ही लाख मिली। दूसरे केस में 9 लाख सैलरी है, 6 लाख मिल गई, 3 लाख बाद में मिलेगी। तीसरे केस में 9 लाख सैलरी है, मिली कितनी, सर मिली 10,50,000, अगले 2 महीने के पैसे एडवांस में मिल गए। बताइए इनकी जो टैक्सेबल इनकम निकाली जाएगी, तो टैक्सेबल इनकम कितनी, बताइए सर। पहले केस में इनकम कितनी, सर 9 लाख। बताइए दूसरे केस में कितनी इनकम पे टैक्स लगाऊं, 9 लाख 9 लाख पर। और तीसरी इनकम, तीसरे केस में अगेन 9 लाख। अगेन 9 लाख, 9 लाख, 9 लाख, 9 लाख। सर कोई और कुछ कहना चाहता है, हाँ जी सर। सर सेकंड केस में 6 लाख पे ही लगेगी, क्योंकि 3 लाख तो उसे मिले ही नहीं। और जो थर्ड वाले पे है उसमें 9 लाख और 1.5 लाख दोनों पे लगेगी। जी, तो मैम ने कहा कि फर्स्ट केस में लगाइए 9 लाख पर, सेकंड केस में लगाइए 6 लाख पर, और थर्ड केस में आप लगाइए 10,50,000 पर। तो सेकंड में भी 9 पे लगेगी सर। तो सर ने जो अभी ये कहा 9 लाख, 9 लाख, 9 लाख, सर पता है सर क्या कहना चाह रहे थे, मैं बताता हूं। सर ये कहना चाह रहे थे इनकम इज टैक्सेबल ऑन एक्रूअल बेसिस। और जो भी मैम ने कहा 9 लाख, 6 लाख, 10,50,000, मैम कहना चाह रही थी कैश बेसिस। सर यही तो बताया मैंने आपको, एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है जो आपने काम किया उसके पैसे टैक्सेबल होंगे, पैसे मिले या ना मिले इररेलेवेंट। और कैश बेसिस का मतलब होता है जितने पैसे मिले वो आपकी इनकम है, काम किया या नहीं किया इररेलेवेंट। कैश बेसिस ये देखता है पैसे कितने मिले, एक्रूअल बेसिस ये देखता है काम कितने का किया, ठीक है। अब सवाल ये नहीं है सर कि मुझे क्या सही लगता है, सवाल ये है लॉ क्या कहता है ना। और सेक्शन 15 इस बात का जवाब देता है। सर सेक्शन 15 बताता है इनकम अंडर द हेड सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ रिसीट और ड्यू, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू और रिसीव्ड, एक ही बात है वैसे तो, ड्यू
or received, whichever is earlier. Sir, income under the head salary is taxable on the basis of due or received. Sir, whichever is earlier. जरा एक मिनट देखिएगा प्लीज। सर पहले केस में 9 लाख रुपए सैलरी है, 9 लाख रुपए मिल गए, 9 लाख पे टैक्स दे दो। दूसरे केस में सर 1 साल की इनकम 9 लाख बनती है, मिले 6 लाख, इनकम टैक्स क्या कहता है सर, आपने अपने पास 9 लाख रुपए कमा लिए ना, आप काम कर चुके हैं 9 लाख का, आप एक काम करो 9 लाख पे टैक्स दो। और तीसरे केस में सर, तीसरे केस में ना बनते हैं 9 लाख रुपए, मिल कितने गए सर, 10,50,000। 1.5 लाख रुपए मुझे मिल तो गए, लेकिन मैंने भी काम नहीं किया। इनकम टैक्स कहता कोई बात नहीं, मिल गए ना, पैसे मिल गए ना, लाओ तुम टैक्स निकालो। इनको टैक्स देना पड़ेगा 10,50,000 पर। सर ड्यू और रिसीव्ड, whichever is earlier। अगर आपके पैसे पहले ड्यू हो जाएं तो आप ड्यू बेसिस पे टैक्स दे दीजिएगा, अगर आपके पैसे पहले रिसीव हो जाएं तो आप रिसीट बेसिस पे टैक्स दे दीजिएगा। लेकिन हाँ एक बात सर, एक बात हम बिल्कुल हम जस्टिफाइड बात करते हैं, हम ऐसे घपलेबाजी वाली बात नहीं करते। सर जो इनकम एक बार रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल हो गई ना, उसको मैं दोबारा से एक्रूअल बेसिस पे टैक्सेबल नहीं करूंगा, और जो इनकम एक बार एक्रूअल बेसिस पे टैक्सेबल हो गई ना, उसको रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल नहीं करूंगा। सर क्लैरिफाई कर दूं मैं इस बात को प्लीज। सर सेकंड केस में ना मुझे 6 लाख रुपए मिल गए, टैक्स देना पड़ा 9 लाख रुपए के ऊपर, है ना, तो ये जो 3 लाख रुपए मैंने काम किया मिले नहीं, इसमें मैंने टैक्स दे दिया ना। सर अब जब अगली बार ये 3 लाख रुपए मिलेंगे ना, तो आप दोबारा टैक्स मत मांगिएगा मुझसे, क्योंकि मैं टैक्स ऑलरेडी दे चुका हूं। जो इनकम ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो चुकी है सर, वो रिसीट बेसिस पे दोबारा से टैक्सेबल नहीं की जाएगी। और दूसरी तरफ सर ध्यान से देखिए प्लीज, सर जो इनकम रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल हो गई, सर थर्ड केस में मैंने 10,50,000 पे टैक्स दे दिया, 9 लाख रुपए इस साल के, सर अगले साल के 1.5 लाख पर मैं इसी साल टैक्स दे चुका हूं, अगले साल के 1.5 लाख पर मैं इसी साल टैक्स दे चुका हूं। तो अब अगले साल में ना आप मुझसे 10,50,000 पे टैक्स, सॉरी, अब अगले साल आप मुझसे 9 लाख पे टैक्स नहीं मांगेंगे। सर अगले साल जब मैं 12 महीने के लिए काम करूंगा ना, तो 12 महीने में से 2 महीने पे तो पिछले साल टैक्स मैं ऑलरेडी दे चुका, अब मैं बस 10 महीने के 7.5 लाख पे टैक्स दूंगा, अब मैं 9 लाख पर टैक्स नहीं दूंगा। जो 1.5 लाख रुपए रिसीट बेसिस पर एक बार टैक्सेबल हो चुके हैं, वो 1.5 लाख रुपए अब दोबारा से एक्रूअल बेसिस पर टैक्सेबल नहीं किए जाएंगे। सर यहां तक कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। सर इसी से एक रिलेटेड डाउट है। जी सर। डाउट नहीं, एक इशू ही है। एक आज एसएससी हमारे यहाँ आया था हमारे ऑफिस में, जी तो उसमें वो जेट एयरवेज में था, जी तो उसने क्या 12 मंथ के बेसिस के हिसाब से उसको एक कैलकुलेशन मिल गया था, और उसने उसी हिसाब से टैक्स भी दे दिया, जी टैक्स पे कर दिया। बाद में क्या हुआ, कंपनी शायद वो बंद हो गई मुझे लगता है वो, और उसने 3 जी। महीने का पेमेंट दिया ही नहीं उनको। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी सर अब मेरे इशू ये है कि उसको रेक्टिफाई कैसे करें। हाँ सर वो रेक्टिफाई नहीं होगा। सर मेरे एक अंकल भी थे जेट एयरवेज में बेचारे, जी सर। उनकी 3 महीने की तो नहीं, 1 महीने की सैलरी रुकी थी सर। तो मेरे अंकल हैं, वो हर साल मुझसे टैक्स की कैलकुलेशन चेक करवाते थे। मार्च के महीने में ना सर, मार्च के महीने में उन्होंने मुझे अपनी सैलरी स्लिप भेजी कि बेटा एक बार टैक्स की कैलकुलेशन चेक कर लो। मैंने कैलकुलेशन चेक करी सर, बस ये सैलरी स्लिप ही आई उनकी बेचारे की, सैलरी नहीं आई। जी सर। ठीक है सर, काम तो कर दिया उन्होंने। 2 मार्च को, 2 अप्रैल को इनकी सैलरी स्लिप आई, और सैलरी स्लिप आने के बाद कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट हो गया कि सर कंपनी बंद।
ठीक है, अब बताइए इस इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? सर नहीं देना है। मैम देना पड़ेगा, टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि देखिए काम तो आपने कर दिया, ठीक है, काम आपने कर दिया, ठीक है, काम कर चुके ना। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको सैलरी मिले या आपको सैलरी ना मिले, सैलरी ड्यू तो हो चुकी है। अब ड्यू हो गई ना, तो बताइए टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? सर लॉ में लिखा है, मैं क्या कर सकता हूं, बुरा लग रहा है मुझे ऐसा कहते हुए, लेकिन लॉ में यही लिखा है सर, आपको ड्यू बेसिस पर इस सैलरी पे टैक्स देना पड़ेगा। पैसे तो मिले नहीं, तो लॉ में कहा लिखा है पैसे मिलने के बाद टैक्स देना? लॉ में तो ये लिखा है ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो उस पर टैक्स दे देना। आपके केस में सैलरी ड्यू हो चुकी सर, आपको टैक्स देना पड़ेगा। उन्होंने क्या टैक्स फाइल भी कर दिया, अब वो प्रॉब्लम क्या हो रही है, टीडीएस इतना कटा नहीं तो अभी उनका डिमांड आ गई उसके हिसाब से सर आईटी फाइल के बाद में। अब हाँ वो रेक्टिफाई कर नहीं पा रहे हैं, वो सर, बोले बैंक स्टेटमेंट चेक कर लो, ये मतलब कोई तरीका रेक्टिफाई, नहीं है। ये रेक्टिफाई वाले केस ही नहीं है ना सर। जी सर, उन्होंने फॉर्म 16 भी काम नहीं है उनके किया, पास। उन्होंने काम किया, अब उन्हें इस जी पे टैक्स देना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, अब ये मेरे अंकल बेचारे ये जॉब कर रहे थे, 1 लाख रुपए इनकी सैलरी थी महीने की, पैसे मिले इन्हें 11 लाख रुपए। बताइए इनकी टैक्सेबल इनकम कितनी होगी? सर 12 लाख रुपए, 12 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा इन्हें। सर टैक्स तो पे हुआ है 11 लाख का, टीडीएस तो कंपनी ने 11 लाख का काटा है। तो सर जी सर। टीडीएस ना काटने का मतलब ये थोड़ी है आपसे डिमांड नहीं हो सकती। सर डायरेक्ट डिमांड के भी तो प्रोविजंस हैं। अगर इंप्लॉयर टीडीएस ना काटे तो आप एम्प्लॉय से मांगिए ना टैक्स, एम्प्लॉय देगा टैक्स। जी सर सर। ये जो सैलरी मिली ही नहीं, क्या ये मेरी इनकम बनेगी? आंसर इज यस, बनेगी। क्या इस पर भी टैक्स देना पड़ेगा? आंसर इज अगेन यस, इस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। सर पैसे तो मिले ही नहीं, टैक्स कहां से दूं? सर वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है सर, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो टैक्स चाहिए। ठीक है, लॉ मेकर्स को इस बात से मतलब नहीं है। सर आपने हमें थोड़ी दिए थे पैसे, आपको कंपनी ने पैसे नहीं दिए, तो आप कंपनी पे केस कीजिए ना, आप लिटिगेशन में जाइए, आप पैसे रिकवर कीजिए। हमें मतलब नहीं है इन बातों से, हमें टैक्स चाहिए ही चाहिए। सर सोचिए, इन्हें मार्च की सैलरी नहीं मिली तो मार्च का बिजली का बिल माफ हो जाएगा? सर बीएसईएस को पैसे देने पड़ेंगे, है ना, पानी का बिल देना पड़ेगा, सारे पेमेंट करेंगे, हमें नहीं देंगे। तो भाई हमने ऐसा कौन सा पाप किया है? जब आप सारे पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा पेमेंट भी करिए ना। आपको टैक्स देना पड़ेगा, अपने पास से देना पड़ेगा, इसमें हमारी कोई इशू नहीं है, हमारा कोई गलती नहीं है। ठीक है, कंपनी ने इनको पैसे नहीं दिए तो कंपनी जाने और ये जाने, एक दूसरे को खूब मारो, हमें हमारे पैसे दे दो। ठीक है, इनको टैक्स देना पड़ेगा सर। इनकम टैक्स में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है सैलरी चैप्टर में, सैलरी जो ये कहता हो कि अगर सैलरी रिसीव नहीं होगी तो इस आउटस्टैंडिंग सैलरी की, रिटर्न ऑफ सैलरी की, या जिसे हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में बैड डेट्स कहते हैं, बैड डेट्स वाली सैलरी की छूट मिलेगी। सर कोई छूट नहीं मिलेगी इनको, इनको टैक्स देना पड़ेगा इसके ऊपर। रिटर्न में रिवीजन का कोई प्रोविजन ही नहीं है, इनको ये टैक्स रिफंड नहीं होगा, टैक्स देना ही पड़ेगा। नवीन सर पॉइंट क्लियर है? सर वॉइस ब्रेक हो गई सर, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा प्लीज। मैम पॉइंट आप पूछ रहे थे इसमें क्लियर हो गया? यस सर, यस सर। जी अलका मैम कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। जी, तो ये जो भी अमाउंट है इट इज टैक्सेबल, इसमें कोई इनको रिलीफ नहीं मिल पाएगा सर, इस पे इनको टैक्स देना ही पड़ेगा। आइए सर, बस एक चीज है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को सैलरी छोड़ दें तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए आपको जो सैलरी मिलती है, मतलब आप करिएगा मत ऐसा, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं, आप सरकार से कहते हैं हमें नहीं चाहिए, ठीक है, तो आपको उस सैलरी पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सर सरकार ना बड़ी चालाक है सर,
ठीक है सर, टैक्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जा रहा है। तो अगर कोई एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट की फेवर में अपनी सैलरी छोड़ दे, सर भगवान न करे, मान लीजिए हमारे देश की किसी देश से लड़ाई हो जाए, अब देश की लड़ाई हो गई, पैसे की जरूरत है, एक एम्प्लॉय थे मिस्टर ए, बड़े देशभक्त टाइप के थे, इन्होंने कहा भाई देश को इस टाइम पैसे की जरूरत है, सरकार से कहा सर मैं अपनी सैलरी छोड़ता हूं, आज से काम करूंगा, सैलरी नहीं लूंगा। ठीक है, तो ऐसे में इनको इस सैलरी पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है सर। ठीक है, लेकिन मान लीजिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं, एबीसी लिमिटेड में जॉब करते थे, बड़े ईमानदार, बड़े होनहार एम्प्लॉय थे, कंपनी के अंदर 25 साल से काम कर रहे थे, बड़े वफादार थे। ठीक है, 25 साल बाद कंपनी के ऊपर थोड़े हालात खराब हुए, 3 महीने इन्होंने काम किया, 3 महीने काम करने के बाद इन्हें लगा कंपनी के पास पैसे नहीं है, इन्होंने कहा सर कोई बात नहीं, 25 साल से आप पैसे दे रहे हैं, 3 महीने नहीं दिए, कौन सी आफत आ रही है, आप ये सैलरी मत दो। ठीक है सर, बताइए इन 3 महीने की सैलरी पर इन्हें टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? सर अपने पैसे छोड़ो ना, मेरे क्यों छोड़ रहे हो? ठीक है, अपने पैसे छोड़ दिए आपने, साथ में आपने कहा मेरे पड़ोसी के पैसे भी मत देना। यार ये क्या बात हुई? पड़ोसी से तो पूछ लो वो छोड़ना चाहता है या नहीं छोड़ना चाहता। ठीक है, आप अपने पैसे छोड़ो ना, मेरे क्यों छोड़ रहे हो? मैं तो नहीं छोड़ना चाहता। इनकम टैक्स का कहता है सर आपको छोड़ना है छोड़ दो, हमारे पैसे तो दो। ठीक है, आप एम्प्लॉयर से लेके दो या आप घर से लाके दो, हमें मतलब नहीं है, हमें हमारे पैसे चाहिए। ठीक है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की फेवर में छोड़ रहे हैं तो बात अलग है, सर टैक्स भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है। अब बेचारा 100% पैसा छोड़ रहा है, मैं 30% के लिए पकड़ लूंगा, नहीं नहीं, तूने 100% सैलरी तो दी, ला 30% और निकाल, ये तो थोड़ा गलत हो जाएगा इसके लिए, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए ये किसी और के फेवर में छोड़ रहा है तो उससे फेवर करे ना, मेरे साथ भी तो करे, लेकिन फेवर, इसको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब जेट एयरवेज ने पैसे नहीं दिए या इसने खुद ही छोड़ दिए, इररेलेवेंट है सर, टैक्स इज पेएबल। सर जो पार्टली उसने अगर पैसा लिया होगा, सैलरी ली होगी, तो उस पे तो टैक्स बनेगा ना, या मैम पार्टली नहीं बनेगा। मान लीजिए 1 लाख रुपए सैलरी है, इसने कहा आधे दे दो बस, 50,000, तो मुझे 1 लाख का टैक्स दे दे। मान लीजिए अगर इस पे टैक्स बनता है 22,000 रुपए, तो मैं 50,000 में से 22,000 ले लूंगा और कहूंगा बचे वो 28,000 तुम्हारे, एंजॉय योरसेल्फ। नहीं सर, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। जी 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 मैम, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने आधे पैसे छोड़े तो उस आधे पे टैक्स नहीं लगेगा, जो आधे पैसे आपने लिए उस पे लगेगा, उस पे तो आपको देना पड़ेगा। जैसे मैम कई बार ऐसा होता है ना, कहीं भगवान ना करे कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, तो 1-2 महीने की सैलरी प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में डोनेट कर दी जाती है, उसकी 80G में छूट मिल जाती है। जो मिली है मुझे सैलरी उस पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा, जो मुझे नहीं मिली, कट के चली गई, उस पर मुझे रिलीफ मिल जाएगा। हालांकि उस केस में मैटर अलग होता है, वो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में नहीं छोड़ रहा, मैं प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में डोनेट कर रहा हूं, तो वो डोनेशन अलग चीज हो जाती है, ये अलग चीज हो गई, लेकिन उसमें भी मुझे छूट मिलेगी। ठीक है, तो सर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारा मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या होगा? मेथड ऑफ अकाउंटिंग होगा इनकम अंडर द हेड सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर। सर कोई विदाउट पे रहता है जैसे ना, जी तो उसका क्या रहेगा सर विदाउट पे वाले का? जैसे छुट्टी ले लेता विदाउट पे। सर विदाउट पे के केस में तो मैं काम नहीं करता। अगर मान लीजिए मेरी सैलरी है सपोज 50,000 रुपए, 25 दिन का मेरा वर्किंग मंथ है, मैंने 4 दिन काम नहीं किया, तो 4 दिन काम नहीं किया तो 50,000 रुपए में 4 दिन के पैसे कट जाएंगे, 10,000, 8,000 रुपए। तो ये 8,000 तो मैंने कमाया ही नहीं ना सर, ना ये 8,000 ड्यू हुए कुलदीप सर, ना ये 8,000 रिसीव हुए, मुझे मिलेंगे ही 42,000, है ना सर। सर मैं ये कह रहा था मैंने काम किया, मैंने पैसे कमाए, फिर पैसे लेना छोड़ दिया, इनकम टैक्स कह रहा है कमा के छोड़ा है ना, टैक्स तुम्हें देना पड़ेगा। अब विदाउट पे वाले केस में क्या होता है, सर मैंने पैसे कमाए ही नहीं सर, मैंने काम किया ही नहीं, काम करता तो पैसे मिलते ना, मैंने काम ही नहीं किया, मैंने कहा सर मुझे तो छुट्टी चाहिए 4 दिन की, तो उन 4 दिन के पैसे आपके ना ड्यू हुए ना आपको रिसीव हुए,
आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सर पॉइंट क्लियर है सर? यस सर। सर लॉन्ग टाइम के लिए भी विदाउट पे हो जाते हैं ना बंदे, जैसे इररेलेवेंट स्टडी मैम, वगैरह। इररेलेवेंट जो लॉन्ग टाइम के लिए भी जाते हैं, भाई मैं मान लीजिए 1 साल के लिए लीव ले लेता हूँ, 1.5 साल के लिए लीव ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, तो 1.5 साल तक ना मैंने काम किया ना मुझे पैसे मिले। अगर 1.5 साल तक ना मुझे पैसे मिले ना मैंने काम किया तो मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आपने काम किया है तो फिर तो आपकी सैलरी बनती है ना, आपको मिलेगी। ठीक है, अगर सैलरी बनती है आपको मिलनी है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, भले ही आप अपनी जेब से दें, इससे फर्क नहीं पड़ता। हम एक स्कूल को ऑडिट करते थे, नाम तो ऐसे नहीं बताना चाहिए, वो गवर्नमेंट एडेड स्कूल था। गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में क्या होता है, दिल्ली में जैसे गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स जो होते हैं ना सर, उसमें सैलरी का 95% आता है सरकार से और 5% पैसे देने होते हैं मैनेजमेंट को। जो स्कूल होता है उसकी मैनेजमेंट अपने पास से पैसे जमा करती है 5%, 95% पैसा सरकार से लेकर वो एम्प्लॉय को 100% सैलरी देती है। तो एक स्कूल का हम ऑडिट करते थे, इस स्कूल में मैनेजमेंट के 2 पार्ट्स हो गए। एक मैनेजमेंट थी, फिर उसमें 2 गुटों में झगड़ा हो गया, दोनों ने कहा जी मैनेजमेंट हमारा, दूसरे ने कहा मैनेजमेंट हमारा। ये दोनों कोर्ट में पहुंच गए और कोर्ट में जाकर स्टे लग गया। अब जब स्टे लगा तो ये मैनेजमेंट शेयर ये दे नहीं पाए। अब दोनों में झगड़ा हो रहा, एक मैनेजमेंट कह रही सरकार से पैसे हमें दो सैलरी देंगे, दूसरी कह रही पैसे हमें दो सैलरी देंगे। सरकार ने कहा बेटा ऐसा है, हम किसी को भी नहीं देंगे, पहले तुम अपना झगड़ा सुलटा लो, बाद में देखेंगे। सर 18 महीने तक एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं मिली, पता नहीं बेचारों को घर कहां से चला होगा। ठीक है, 18 महीने तक सैलरी नहीं मिली। ठीक है सर, हमारे अपने हाथ का केस है। ठीक है, कोई इसमें मैं हवा में बात नहीं कर रहा। ये जो टीचर्स थे ना, ये टीचर्स बेचारे इन्होंने जगह जगह जाके धरने दिए हैं। उसके बाद जाकर कोर्ट ने अल्टीमेटली गवर्नमेंट से कहा कि भाई ऐसा है, ये जो झगड़ा चल रहा है इसे चलने दो, आप एक काम करो, आप 95% पैसा डायरेक्ट टीचर्स को देना शुरू करो, आप 95% तो दो, बाकी बाद में देखेंगे। पता नहीं कब जाकर मामला निपटा, फिर वो 5% का शेयर बाद में टीचर्स को दिया गया। सर बताइए 18 महीने की सैलरी जो टीचर्स को नहीं मिली, उसका टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? सर नहीं मिली इस केस में ऐसा नहीं है बैड डेट्स हो गए, पैसे तो मिले बाद में, लेकिन सोचिए 12 महीने गुजर गए, पूरे 12 महीने में 1 रुपया नहीं मिला, साल खत्म हो गया, प्रीवियस ईयर एंड हो गया, असेसमेंट ईयर में टैक्स देना है। बताइए दें या ना दें? सर देना पड़ेगा सर, मुझे नहीं पता, हमें तो टैक्स के पैसे चाहिए। ये पैसे कहां से लाएंगे बेचारे? सर वो हमें नहीं पता, ये उधार मांग के लाए या कहीं से भी लाए, टैक्स तो इनको देना पड़ेगा। जी सर। सर यहां तक पॉइंट क्लियर है सर? जी सर। ठीक है सर, फिर इसे हम कल कंटिन्यू करेंगे, कल भी सर सैलरी ही कंटिन्यू करेंगे। रेसिडेंशियल के ना मैं आपको एक बार नोट्स भेज दूंगा, आप उसके पहले क्वेश्चंस वगैरह ट्राई कर लीजिएगा, फिर हम सैटरडे संडे में बीच में एक दिन उसकी क्लास लेकर डाउट्स वगैरह ले लेंगे और एमसीक्यूज डिस्कस कर लेंगे। एक्चुअली सर 2 दिन से कॉन्टिन्यूसली एनईडीटी में क्लास चल रही है, कल भी क्लास है, तो 3 दिन से ना जरा थोड़ा उसके नोट्स वगैरह में मैं बिजी था, तो मैं रेसिडेंशियल का असाइनमेंट शेयर नहीं कर पाया, मैं कल कर दूंगा। आप उसका प्रिंट आउट निकाल के एक बार क्वेश्चंस वगैरह कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आगे हम उसके डाउट्स ले लेंगे। सर एक रिक्वेस्ट थी सर। जी सर। सर जैसे मान लो कोई चैप्टर खत्म होता है